अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे डिसऑर्डर को डिस्कस करने जा रही हूँ जिसका जिक्र कॉमनली आपने लोगों में सुना होगा। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्या सिर्फ हाथ धोना ही ओसीडी में आता है या फिर वहम की बीमारी से मुतल्लिका अलामात ही ओसीडी में फॉल करती हैं या फिर इसकी कोई और भी वजूहात हो सकती हैं? या फिर ओसीडी के अगर हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जिससे हम किसी इंसान को ओसीडी लेबल कर सकें कि जी ये बंदा जो है इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। इसमें आज की जो है वीडियो के थ्रू मैं आपको तमाम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी कि कौन-कौन सी ऐसी कॉजेज़ हैं या फिर कौन-कौन से सिम्पटम्स हैं या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ओसीडी के ट्रीटमेंट में हमारे पास कौन-कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और क्या ओसीडी 100% ट्रीटेबल है? क्या इंसान इससे ज़िंदगी भर जो है छुटकारा पा सकता है या नहीं? इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देने की कोशिश करूँगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से जो है ना अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर तो ओसीडी, जो कि जैसे इसमें आप 3 वर्ड्स आपको सुनाई दे रहे हैं कि जैसे ओ है, सी है और डी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन से अगर मैं मुराद आप लोगों को एक लेमैन के अकॉर्डिंगली समझाने की कोशिश करूं तो ऑब्सेशन का मतलब ये है कि आपके दिमाग में बार बार कुछ ख्यालात या सोच जो है वो आपके माइंड में बार बार आएगी, आपको अर्ज आएगी उस चीज़ को। आपके माइंड में जो ख्यालात हैं वो इतने ज़्यादा आएंगे, वो आम ख्यालात की तरह नहीं होंगे। देखिए अब जैसे फ़र्ज़ करें, लेट्स सपोज कि कभी किसी चीज़ के लिए मुझे या आप में से किसी को भी इस तरह के ख्यालात आ सकते हैं कि शायद मे भी मेरे हाथ अपने प्रॉपरली वॉश नहीं किए, तो वो ख्यालात इतने ज़्यादा एक तो रिकरेंट होंगे और परसिस्टेंट होंगे, मुसलसल, और बार बार आपको वो ख्याल इतना ज़्यादा तंग कर रहा होगा कि आपकी 24 घंटों में से एक पूरा घंटा, मतलब 24 घंटों में से अगर हम पूरा टाइम कैलकुलेट करें तो एक 1 आवर जो है उस काम को करने की वजह से ज़ाया हो रहा है, और ये मसला आपको मुसलसल 2 हफ्तों से देखने को आ रहा है। तो फिर हम तब उस चीज़ को कहेंगे कि आप जो हैं ओसीडी की तरफ जा रहे हैं या ओसीडी को लेबल करने की तरफ हम जाएंगे। मैंने आपसे बात की कि ऑब्सेशंस, ख्यालात आपके माइंड में इतने ज़्यादा आते हैं। वो ख्यालात जो चीज़ें हैं वो किसी चीज़ से भी मुतल्लिका हो सकती है। लेट्स सपोज मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देती हूँ। जैसे बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन देखा गया है डर्ट एंड कंटेमिनेशन, कि लोगों को ये महसूस होता है कि शायद उनको गंदगी का एहसास होता है, उनको लगता है उनके हाथ गंदे हैं या उन्होंने प्रॉपरली अपनी जो है नापाकी उसको पाक नहीं किया। नहाने से मुतल्लिक उनको कन्फ्यूजन हो जाती है या उनको लगता है कि शायद उनके ऊपर कहीं कोई जरासीम लगे हुए हैं या उन्होंने प्रॉपरली जो है उस चीज़ को क्लीन नहीं किया। घर के अंदर हाउस होल्ड में भी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि जिसको लेकर वो कंफ्यूज हों कि शायद ये जो उनके बेड पे लेट्स सपोज कोई बैठ गया है, जिससे उनको इतनी इरिटेबिलिटी होगी कि वो ये महसूस करेंगे कि शायद यहाँ पे जो जर्म्स हैं बेडशीट को चेंज करने से या वॉश करने के बाद भी वो फीलिंग जो है उनकी वो सप्रेस नहीं होगी। ऑब्सेशंस का मैंने आपके साथ जिक्र किया। ऑब्सेशंस जो हैं वो इतनी ज़्यादा उनके माइंड में होंगी, मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर हो सकती हैं, रिलीजन को लेकर भी हो सकती हैं, मज़हब से मुतल्लिक उनके माइंड में मुख्तलिफ ख्यालात आएंगे, या उनका जो भी आप कह लें कि जिस भी वो रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं उसको लेकर वो मुख्तलिफ अजीब अजीब चीज़ों का ख्याल करेंगे, अपने माइंड में मुख्तलिफ चीज़ों को सोचेंगे। सेक्चुअल आप कह लें कि जो है अर्जिज़ वो भी उनको महसूस हो सकती हैं, उससे रेलिवेंट भी उनको बहुत अजीब ख्यालात आ सकते हैं। या फिर उनको किसी भी चीज़ को लेकर, मतलब कोई भी मामला है, कोई भी चीज़ है, उनके माइंड में वो चीज़ स्टक हो जाती है और वो चीज़ बार बार उनको इतना डिस्टर्ब करती है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा एंजाइटी या डिस्कम्फर्ट वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं। अब ये यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी पड़ेगी कि वो अपनी मर्ज़ी से ये नहीं कर रहे होते, वो खुद उस चीज़ से छुटकारा पाना चाह रहे होते हैं, वो कोशिश करना चाह रहे होते हैं कि वो अपने माइंड में उस थॉट को ब्लॉक करें, उस बारे में खुद से सोचना नहीं चाह रहे होते, वो तो अवॉइड करना चाह रहे होते हैं, बट वो उनके कंट्रोल में नहीं होता। वो वहाँ पर उस चीज़ को अपनी मर्ज़ी से भी रोक नहीं पा रहे होते। वो सोच जो भी उनके माइंड में ख्याल है या जो वहम है वो बार बार आता रहता है, वो उनको मजबूर करता है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। जब लेट्स सपोज के हाथ धोने से मुतल्लिक ही है या उनको महसूस होता है कि उनके जिस्म में या कहीं कोई गंदगी लगी हुई है जिसको उन्होंने अच्छे से क्लीन नहीं किया, लेट्स सपोज, तो जब तक वो उठकर हाथ नहीं धोएंगे या नहाएंगे नहीं या उस चीज़ को या वो बेडशीट है उसको चेंज नहीं करेंगे, उनको जो है फीलिंग उनकी वो सप्रेस नहीं होगी, वो अर्ज इतनी स्ट्रांग होगी कि वो उनको कंपल्शन की तरफ मजबूर करेगी। अब कंपल्शन का मैंने आपको स्टार्ट में जिक्र किया था। कंपल्शन से मतलब यह है कि उस एक्टिविटी को परफॉर्म करना जो अर्ज उनको ऑब्सेशन के थ्रू आ रही है। अब वो इतना ज़्यादा मामला उनका ऐसा हो जाता है, अब ऐसा नहीं है कि वो जब परफॉर्म कर लेंगे वो एक्टिविटी तो उनको सुकून महसूस होगा,
तब भी नहीं होगा, तब भी वो डिस्कम्फर्ट ही रहेंगे, बट वो बार बार उस चीज़ को भी परफॉर्म करते रहेंगे कि हाथ धोएंगे, या हाथ धोने से भी वो 100% सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद फिर उनको महसूस होगा कि उन्होंने हाथ प्रॉपरली नहीं धोए। इस हद तक वो अपनी स्किन के ऊपर आप कह लेंगे सोप या डिटर्जेंट या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर करके उनकी स्किन उतर जाती है। बाकायदा आप ऐसे पेशेंट्स को देखेंगे, बट फिर भी 100% सेटिस्फेक्शन जो है वो उनको महसूस नहीं होती। इस यहाँ पर तो ये बात आ गई कि उनके माइंड में इस तरह की ऑब्सेशन और कंपल्शंस हो गई। आगे मैंने आप लोगों के साथ अभी यहाँ पे ये चीज़ बात की कि अभी पैथोलॉजिकल जो है ना, आप कह लें कि उनके अंदर डाउट्स आते हैं। पैथोलॉजिकल डाउट से मुराद ये है कि लेट्स सपोज कि उनको लगेगा कि शायद उन्होंने अपना डोर जो है वो प्रॉपरली नॉक नहीं किया, या उनको लगेगा कि शायद वो जो है सिलेंडर उनको बंद नहीं किया गया, या गैस खुली है, या उनको बार बार ये फीलिंग आएगी कि गाड़ी का दरवाज़ा उन्होंने लॉक नहीं किया, वो चेक करेंगे। इस तरह की मल्टीपल चीज़ें, मतलब एक काम करने के बाद 100% जो है उनके माइंड में उस चीज़ की श्योरिटी नहीं होगी कि ये काम हमने लेट्स सपोज कर दिया है। वो बार बार उसको चेक करेंगे, दरवाज़ा उठ के देखेंगे लॉक लगा है कि नहीं लगा, या वो चेक करेंगे कि कहीं सिलेंडर खुला तो नहीं है, या फिर ये चेक करेंगे कि हाँ मैंने क्या फ्रिज में ये चीज़ उठा के रखी है कि नहीं रखी। इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। हर बंदे की कोई ज़रूरी नहीं है कि एक जैसी बनी हुई सिम्टम्स भी सब में आ रहे हों। तो मतलब बताने का मकसद ये है कि उससे वो इतना डिस्कम्फर्ट हो जाएंगे कि उनको जो है वो रूटीन, वो एक उनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत डिस्टर्ब हो रही होती है। उनकी तो हो ही रही है, बट उनके साथ रहने वाले बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं कि ये जो बंदा है ये बार बार उठ के वो चीज़ परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे माइंड में जो ख्यालात आ रहे हैं, जो हम सोचे अपने दिमाग में हम सोच रहे हैं, वो हमें नज़र नहीं आ रही। मतलब दूसरा जो बंदा है, लेट्स सपोज मेरे माइंड में जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ मुझे ही पता है, मेरे साथ में रहने वाले घर में बाकी अफराद को नहीं पता कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। बट जब मैं उनके सामने कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं हाथ धो रहा हूँ बार बार, या मैं वॉशरूम में बहुत टाइम लगा रहा हूँ, नहाने में मैं काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, और मुझे ये फीलिंग आ रही है कि शायद मैं प्रॉपरली अभी भी मैंने खुद को क्लीन नहीं किया, तो ये वो काम है जो बाकी लोग मुझे देखकर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हम कंपल्शंस को देख सकते हैं, हम उस चीज़ से आइडिया लगा सकते हैं कि क्या मेरे साथ रहने वाला जो बंदा है वो किसी चैलेंज का शिकार है, किसी डिफ़िकल्टी का शिकार है, तो उसमें हमें उसको हेल्प करने की ज़रूरत है। तो बताने का आपको मकसद ये था कि आपको उनके ऑब्सेशंस जो हैं वो नज़र नहीं आएंगी, बट आपको उनके कंपल्शंस नज़र आ रहे हैं। अगर आप अपनी इर्द गिर्द महसूस करते हैं किसी में भी इस तरह की चीज़ें, तो उसकी हेल्प करें, उसको समझाएं कि वो किस तरह से इन चीज़ों से बेहतर हो सकता है। ओसीडी के पेशेंट्स में ना आपको बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव और एग्रेसिव बिहेवियर नज़र आएगा। इम्पल्सिव को मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो इम्पल्सिव से मुराद ये है कि बगैर सोचे समझे वो उठकर कोई भी उनको जिस काम की अर्ज हो रही है वो टास्क परफॉर्म कर देंगे। मतलब इम्पल्सिव बिहेवियर ये होता है कि देखिए, अगर हमने कोई भी काम करना होता है, हमने माइंड में उसकी कोई प्लानिंग की होती है, या हम उसके बारे में कुछ सोचते हैं, तो ओसीडी के जो पेशेंट्स होते हैं वो बगैर सोचे समझे उठकर फ़ौरन उस चीज़ को परफॉर्म कर देते हैं। तो उसको उनका इम्पल्सिव बिहेवियर कहा जाता है कि भाई वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, कोई भी काम है जो उन्होंने जो है उठकर कर दिया, जो भी उनको अर्ज आई उसको फुलफिल कर दिया। उसमें अग्रेसिव बिहेवियर भी उनका बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि अभी बात नॉर्मल हो रही है, नॉर्मल डिस्कशन हो रही है, एकदम अग्रेसिव हो जाएंगे। इतना ज़्यादा अग्रेसिवपन आप उनका देखेंगे कि आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे कि अभी तो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं और इतना ज़्यादा इसमें अग्रेसिव होना बनता तो नहीं था जितना इन्होंने रिस्पॉन्स दे दिया। तो आपको अग्रेसिव भी उनके अंदर जो है बिहेवियर वो नज़र आएगा। इस तरह की चीज़ें आगे आप देखेंगे। रिलीजन से रिलेटेड मैंने जैसे आपको बताया था कि उनको बहुत सारे डाउट्स होंगे, वो बहुत सारी अपने तौर पे भी रिसर्चेस कर रहे होंगे वो लोग, अगर काफ़ी उलमा कराम से या फिर अपने तौर पर काफ़ी स्कॉलर्स को या लोगों को सुनकर भी बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे होंगे। एक चीज़ और मैंने आपके साथ स्टार्ट में कही थी कि सेक्सुअल एक्टिविटी को रेलिवेंट भी उनको काफ़ी सारे थॉट्स आ रहे होते हैं। उनको अपने जो उनके रिस्पेक्टेड मदर है या सिस्टर है, या ये वो रिश्ते हैं जिनकी एक इज़्ज़त एहतराम जो है वो हमारे इस्लाम ने, हमारे मज़हब ने, दीन ने और हर रिलीजन में है। मतलब इवन आप अगर ईसाइयों में भी देखें या यहूदियों में भी देखें तो उनमें भी उनकी जो माँ है या बहन है उससे रेलिवेंट उनकी एक रिस्पेक्ट का पैरामीटर जो है वो सेट है। बट इसमें आपको ऐसे भी अक्सर मरीज़ों में ये वाले जो सिम्टम्स हैं ये भी देखे गए हैं कि वो कहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे होते, बट हमें अपनी जो है सिस्टर या अपनी मदर की रेलिवेंट भी ऐसी फीलिंग्स आ रही होती हैं। अब वो साथ में ये यहाँ पे उनके माइंड में ये चीज़ होती है कि वो जो रिश्ते हैं वो मेरे मुकद्दस रिश्ते हैं, उनके बारे में ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए। तो बट वो सोच अपने माइंड में खुद उस चीज़ को रोक नहीं पा रहे होते और वो सोच उनके माइंड में बार बार आती है। यहाँ पर एक चीज़ और है, मैं बताती चलूँ कि आप अगर जहाँ पर भी ओसीडी के पेशेंट को इन ख्यालात को आते हुए देखेंगे, वो ख्यालात कभी भी उनके लिए इंजॉयबल नहीं होंगे। ये नहीं होगा कि वो इन चीज़ों से इंजॉय कर रहे होंगे।
इन चीज़ों से वो बल्कि इरिटेट हो रहे होंगे, वो डिफ़िकल्टी में होंगे, वो प्रॉब्लम में होंगे, वो एक स्टक हुए होंगे, ना चाहते हुए भी उन चीज़ों में फँसे हुए होंगे। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसे ख़्यालात अगर उनको किसी पॉर्न एक्टिविटीज़ के या ऐसी किसी भी चीज़ के ख़्यालात आ रहे हैं तो उसमें वो एन्जॉय नहीं कर रहे होंगे। वो उन चीज़ों से बल्कि डिस्टर्ब होंगे। वो चाहते होंगे कि उस चीज़ से छुटकारा पाएँ, बट उनके उस कंट्रोल में ही नहीं होगा। इसी वजह से क्या होता है कि अक्सर ओसीडी के पेशेंट्स में एंग्ज़ायटी के सिम्पटम्स भी देखने को मिलते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, एंशियसनेस होती है, शदीद किस्म का जो है ना उनके अंदर एंग्ज़ायटी का अटैक भी नज़र आता है, क्योंकि जब वो कोशिश कर रहे होते हैं कि उस अर्ज को फुलफ़िल ना करें, वो अपनी तरफ से होल्ड करने की कोशिश करते हैं बट उनसे कंट्रोल नहीं होता, तो एंग्ज़ायटी के सिम्पटम्स भी देखने को मिलते हैं। फिर या बाज़ दफ़ा कुछ लोग जो हैं इतनी ज़्यादा अपने तौर पर भी इलाज करने की कोशिश करते हैं कि खुद को सप्रेस करते हैं, रोकते हैं, और मजबूरन जब वो उस चीज़ को होल्ड किए हुए होते हैं तो फिर आहिस्ता आगे चल के उन पेशेंट्स में डिप्रेशन के सिम्पटम्स भी देखने को मिले हैं। ओसीडी की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है और डिप्रेशन की वजह से भी ओसीडी के सिम्पटम्स जो हैं वो पेशेंट में आ सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इस तरह से बताने का आपको मकसद है कि अगर आप ओसीडी को ट्रीट नहीं करते तो डिप्रेशन की तरफ भी जा सकते हैं, एंग्जाइटी की तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी आप लोगों को क्लियर करती चलूँ कि अगर आपका हर एरिया ऑफ लाइफ उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, 24/7 आप अपने रिलेशंस को लेकर, अपने स्कूल को लेकर, अपने कैरियर को लेकर या अपनी जॉब को लेकर, हर चीज़ को लेकर आप डिस्टर्ब हैं, तो वो जनरलाइज एंजाइटी में फॉल करता है, वो एक समथिंग एल्स। ये मैं आप लोगों के साथ ओसीडी की बात कर रही हूँ। ओसीडी में मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये जो थॉट्स होती हैं, ये जो सोचें हैं, वो आपको इतना डिस्टर्ब करती हैं कि आपका तकरीबन 1 घंटा 24 घंटों में से पूरा 1 घंटा पूरे दिन के, मतलब 10 मिनट्स 20 मिनट्स पूरे दिन के कैलकुलेट करके अगर आपको लगता है कि आपका 1 घंटा जो है वो इसी ही परेशानी में निकल जाता है, इसी एंशियसनेस में निकल जाता है और वो मुसलसल 2 हफ्तों से आपको देखने में आ रहा है, तो देन हम ओसीडी की तरफ जाएंगे। ये मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया। इस तरह से एक चीज़ और है, अगर हम उसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में देखें तो डीएसएम में ये स्पेसिफिकली मेंशन है कि सब्सटेंस से रिलेवेंट कोई भी चीज़ आपके सिम्टम्स में ना आ रही हो। ये ना हो कि आपने कोई मेडिकेशंस ली हों और उसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स देखने में आ रहे हैं, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा जो है आपको ऑब्सेशंस आ रही हैं, आप कंपल्शंस कर रहे हैं, तो वो एक मेडिसिन के असर की वजह से ना हो। ये चीज़ का भी ख़ास आपने ख्याल करना है कि आप कोई दवाई ख़ास इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो इस चीज़ को भी रूल आउट करना जो है वो एक आपके जो प्रोफेशनल होंगे वो उस चीज़ को भी रूल आउट करेंगे। आप उनको बताएं, अपनी प्रॉपर हिस्ट्री जो है वो प्रॉपरली दें। ओसीडी की कॉजेज़ की, उसकी वजूहात की बात की जाए कि किन वजूहात की बिना पर आप में ओसीडी जो है आ सकते हैं, उसके सिम्टम्स, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे तो जैसे कि बायोलॉजिकल कि जीन्स के थ्रू भी आपके अंदर ओसीडी आ सकती है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री जो है वो पॉजिटिव है, आपके वालिदैन में ऐसे किसी को ओसीडी का प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा हाथ धोने का मसला था या बहुत ज़्यादा चीज़ों को समेट कर रखने का इशू था, तो आपके अंदर बाकी लोगों की निस्बत जो है 3 से 5% जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कंपैरेटिवली बाकी लोगों से ओसीडी होने के। बाकी अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल फैक्टर की, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है, बहुत ज़्यादा परेशानी में कोई इंसान रहता है या उसने अपने इर्द गिर्द जो माहौल देखा है उसमें किसी को ओसीडी है उसके घर में, या उसने अपनी वर्क प्लेस पर या कहीं पे भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया है जिसकी वजह से भी उसके अंदर भी ओसीडी के सिम्टम्स आ सकते हैं, कि अगर उसकी कोई साथ फ्रेंड किसी को ओसीडी का प्रॉब्लम है तो उसको देख देख कर भी बार बार उन चीज़ों का, उसका माइंड भी उन चीज़ों को उस तरीके से लेना स्टार्ट कर देता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। फिर एक चीज़ और जो कि मतलब अगर हम बात करें ब्रेन की अकॉर्डिंगली, तो आपके माइंड में जैसे न्यूरोकेमिकल सेरोटोनिन है, अब आप में से अक्सर लोग कहेंगे कि जो है डिप्रेशन, उसमें भी सेरोटोनिन की बात हो रही होती है, तो डेफिनेटली डिप्रेशन में भी उसका बड़ा इंपॉर्टेंट आप कह लें कि रोल है, बट इसमें भी ओसीडी में भी सेरोटोनिन का बड़ा अहम किरदार है। इसमें न्यूरोकेमिकल सेरोटोनिन जो है उसकी ब्रेन में लेवल्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपके अंदर ओसीडी के सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। इस वजह से आगे मैं चल के आपको इसकी ट्रीटमेंट में बताऊंगी कि साइकेट्रिक जो है वो एसएसआरआई स्टार्ट करवाते हैं, जिससे वो बैलेंस होने की वजह से भी आपके सिम्टम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं।